जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल? ठीक ठाक। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए देखेंगे मैथ की प्रश्नों को। पहला प्रश्न बोला गया है कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक ज्ञात करें। मेरे प्यारे मित्र, त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए आपको सबसे वन ऑफ द बेस्ट तरीका हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करो कि अगर ये मान लो कि P की मान, अगर X की मान -1 रखे, P -1 अगर रखे तो क्या ये 0 बनाता है? यहां रखेंगे तो ये -3 हो जाएगा। अगर X की मान -1 का क्यूब करेंगे -3, ये हो जाएगा -1 होगा, और -1 गुना 3 ये होगा, ये -5 होगा, और माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। ये कितना होगा? 11 हो जाएगा। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, -3 होगा। तो बताओगे -3 3 6 6 5 11, -11 प्लस 11, आंसर क्या होगा? 0 होगा। ये सेटिस्फाई कर गया। इसी प्रकार से ये भी रखोगे यहां पे तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। एक से अधिक होगा। त्रिघात बहुपद का 3 समीकरण होता है, ये भी आप रखोगे, इसमें भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो एक से अधिक आंसर होगा। आंसर क्या होगा? एक से अधिक होगा। ठीक है बच्चे, सारा त्रिघात बहुपद का ये रूट्स है। बोला गया है इससे जब भाग दीजिएगा तो इसका भागफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? बोला भाग दीजिए और भागफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? भागफल। मेरे प्यारे मित्र, इससे जब भाग दोगे तो ये x² प्लस में 2x प्लस 1 से भाग दोगे 3x³ प्लस में x² 2x प्लस में 5। भागफल निकालना है, ऊपर में लिखेंगे। अब यहां पे किससे करें तो 3x से अगर गुना करोगे इसमें तो 3x³ हो जाएगा। ये गुना करोगे प्लस में 3 दूना 6x² होगा, और इसमें गुना करोगे तो प्लस में 3x होगा। मेरे प्यारे मित्र, यहां से आप बताइएगा, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा? -5x²। ये क्या होगा? -x प्लस में। अब यहां पे क्या रखे तो -5 रखना पड़ेगा। तो गुना करेंगे अगर इससे तो क्या होगा? -5x², -5 दूनी 10x होगा, और माइनस में 5 होगा। इसमें से इसको घटाएंगे माइनस माइनस प्लस होगा, घटाएंगे प्लस होगा, ये घटाएंगे तो प्लस होगा। इससे ये कट गया। 10x में से 1x जाएगा, 9x होगा, और ये 5 5 10x होगा। रिमाइंडर हमारा ये आ गया, और हमारा भागफल जो बोला गया है यही भागफल है। यही हमारा भागफल है, 3x - 5। आंसर क्या होगा? बी। 3x - 5, आंसर क्या होगा? बी। आगे बढ़ते बोला गया एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसे 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। गेंद का मूल्य बताना है। बताओगे 7 बल्ला, कितना बल्ले बच्चे? 7 बल्ला। बोला गया 7 बल्ला प्लस में 6 गेंद, जी से गेंद लिखो, 3800 रुपए में खरीदा गया है। आगे बोला था 3 बल्ला और प्लस में 5 गेंद 1750 में खरीदा गया। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन। मेरे प्यारे मित्र, ये दोनों को सेम करो। ऊपर में 3 से गुना कर दीजिए, नीचे में 7 से गुना कीजिए। 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21 भी होगा, 6 या 18 जी होगा। इसमें गुना करोगे 0 8 या 24, 3 या 9, 9 2 11। इसमें 7 से गुना करोगे 7 या 21 भी होगा। इसमें गुना करोगे 7 5 35 जी होगा। इसमें गुना करोगे 0 7 5 35 के 5 बाकी हाथ में 3 7 7 49, 49 और 3 49 50 51 52, 52 के 2 बाकी हाथ में 5 7 5 12, ये हुआ। मेरे प्यारे मित्र, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, 15 में से 8 जाएगा तो 7 होगा, ये 1 17 जी होगा। बराबर में इसमें से घटेगा तो 0 होगा, 5 होगा। 12 में से 4 जाएगा तो ये 8 होगा, 85 हो जाएगा। 17 5 85 0 50। एक्स की मान, गेंद की मान हो जाएगा 50। एक गेंद की मान 50 रुपया हो जाएगा। मतलब प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए, तो प्रत्येक गेंद की मान हो जाएगा 50। सर ब्राइटनेस कम कीजिए।
ब्राइटनेस ज्यादा है क्या? नहीं, हम तो फोन में देख रहे, ठीक ही है ब्राइटनेस बउआ। बोला गया के किस मान के लिए रेखिक समीकरण का युग्म बोला गया अपरिमितीय रूप से बोला गया अनेक हल होगा। अनेक हल का होता है a1 a2 बराबर में b1 b2, कंडीशन होता है c1 c2। इस कंडीशन पे आप देखेंगे अगर a1 रखेंगे k है, अब बट्टा में a2 कितना है तो 12 है, बराबर में a3 के a2 a b1 कितना है 3, इधर से b2 कितना है k है। ठीक है बच्चे, और c कितना है तो माइनस में k -3, और वहां कितना है तो माइनस k है। साथियों इसको सॉल्व करोगे, पहले यही दोनों सॉल्व कर दो, तो ये k स्क्वायर बराबर है 12 या 36, तो k की मान हो जाएगा ±6, तो ये माइनस वाला नहीं होगा, k की मान 6 होगा। आंसर क्या है 6 है, k की मान 6 होगा। आप यहां से भी देखोगे अगर तो इधर करोगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों में अगर लगाओगे तो 3k होगा, और ये हो जाएगा k इधर जाएगा तो k स्क्वायर माइनस में 3k होगा, ये इधर जाएगा, ये इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस में क्या होगा माइनस में 6k होगा, बराबर में 0, k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस में 6 बराबर में 0। k की दो मान पॉसिबल होगा, k की मान यह तो 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, तब दोनों संख्या गुना करने पे 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो उधर जाएगा तो k की मान 6, तो k की मान या तो 0 होगा या 6 होगा, तो 6 6 दोनों जगह से कॉमन होगा, इसलिए माइनस वाला नहीं लेना है, तो k की मान केवल क्या होगा पॉजिटिव 6 होगा। क्या बच्चे कोई दिक्कत है तो बताओगे? आगे बढ़ते हैं। दो मित्र अनी और बिरजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अपनी बोला गया अनी की आयु की दुगनी और बिरजू की आयु अपनी बहन केथी की आयु से दुगनी है। केथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। बिरजू की आयु ज्ञात करें। मेरे प्यारे मित्र बोला गया है, अब देखो पहले पीछे से समझो, ऐसे क्वेश्चन में हम प्रयास करते हैं कि पीछे से ही पढ़े। सबसे पहले बताओगे, बोला गया है बिरजू की आयु अपनी बहन केथी की आयु से दुगनी है, तो बिरजू और केथी में तुलना करो। केथी के आयु x तो बिरजू के आयु 2x। अब इससे आगे बोला गया है अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु से दुगना है। अनी की आयु से दुगना है, ए भाई साहब ये तो बात सही है। और बोला गया दो मित्र अन्नी और बिरजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, तो देखोगे एक अन्नी है एक बिरजू है। बिरजू का उम्र अगर 2x माने हैं तो बताओगे अन्नी का उम्र 2x + 3 होगा। दोनों में अंतर करोगे तो 3 वर्ष का आ जाएगा, इसमें हम +2 कर दिए, दोनों की अंतर करेंगे तो ये 3 वर्ष का आ जाएगा। आगे अब सुनोगे, अब बन जाएगा बोला अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु का दुगना है। अन्नी की आयु दिया गया, धर्म और अन्नी में कंपैरिजन हुआ है। अन्नी की आयु 2x + 3 है, तो धर्म का उम्र इससे दुगना होगा, तो सर ये 2 × 2x + 3 होगा। आगे बोला जाता है क्या कि केथी और धर्म की आयु का अंतर, केथी का उम्र x है, धर्म की उम्र ये है, ये दोनों की अंतर मतलब 2 × 2x + 3x बराबर में कितना है तो 30 वर्ष है। 30 वर्ष है, इसको गुना करेंगे 4x प्लस में 3 दूनी 6 माइनस में x बराबर में 30, ये इधर जा घटेगा, ये 3x होगा, 30 में से ये 24, x की मान हो जाएगा 8। x की मान हुआ 8, तो बिरजू की आयु पूछा है, तो बिरजू की आयु x की मान 8, तो 8 दूनी 16, 2x 16 साल का बिरजू होगा। बिरजू कितने साल का होगा? 16 साल का। बोलिए ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? अरे बोलो भाई साहब। हमने केथी का उम्र, सबसे पहले बातों को समझिए।
केथी का उम्र हम x मान ले, यह तो यही दोनों में मानो ना। बिरजू का उम्र अगर 2x माने तो अन्नी, बोला गया दो मित्र अन्नी और बिरजू है, बोला गया है दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, ये दोनों में आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो बिरजू की आयु 2x माने है तो अन्नी का उम्र जो है 2x + 3 कर दीजिए, ये दोनों में अंतर निकालेंगे 3 वर्ष का हो गया। बोला गया बिरजू की आयु जो है केथी की आयु का दुगना है, ये 2x है तो केथी x होगा। और बोला गया है धर्मा जो है अन्नी की उम्र से दुगना है, अन्नी की उम्र अगर ये था इससे ये दुगना हो गया। बस काम हो गया, ये दोनों की अंतर दिया गया है 30 वर्ष है, बराबर कर दिया, आंसर आ जाएगा। अरे हाँ या ना, क्या कोई दिक्कत है बच्चे? आगे बढ़ते, बोला गया सम सप्तभुज, सप्तभुज मतलब 7 भुजा वाला, और सम द्वादश भुज मतलब द्वादश, 10 मतलब 10, द्वा मतलब 2, 10 और 2 12 भुजा की आंतरिक कोण की माप का अनुपात बताइए। आंतरिक कोणों की माप होता है n-2 इंटू 180 बटा में n होता है। अगर 7 भुजा वाला लेंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 गुना में 180 बटा में 7 होगा। यहां पे अगर निकालेंगे 12, n में से n की मान 12 रखेंगे, 12 में से 2 जाएगा 10 गुना 180 और n की मान 12 होगा। 180 से 180 कट गया, इससे काटेंगे 2, इससे काटेंगे तो ये 6, इधर जाएगा 6 और ये इधर जाएगा 7, 6:7 होगा। आंसर क्या होगा? ए। इसका मूल्य ज्ञात करना है बच्चे। अब बताएंगे 3x² माइनस 5x + 2 बराबर में 0, ये दोनों को गुना करेंगे 3 दूनी 6। तो अगर 6 आया है, इसी 6 का 2 रूट्स ऐसा खोजेंगे जो कि गुना करने पे 6 और जोड़ने घटाने पे -5 आ जाए। सर जी -3 गुना -2, ये दोनों जोड़ेंगे -5 और 3 दूनी 6 प्लस में, तो x की मान हो जाएगा बराबर के उस और लेके जाओगे तो -3 है प्लस में 3 और -2 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में 2 और x² के कोफिशिएंट से भाग दे देंगे इसमें, इसमें ये कटेगा, x की मान 1 होगा, ये 2/3 होगा। x की मान 1 भी होगा, 2/3 भी होगा, ये भी सही ये भी सही, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। लगा क्या संख्या का सूची ये दिया गया है 301, कोई पद इसमें होगा तो पदों की संख्या निकालने के लिए tn बराबर में होता है a प्लस में n-1 इंटू डी। अगर देखिए अंतिम पद मान लीजिए 103 है तो a की मान 5 है प्लस में n-1 इंटू डी, a2 में से a1 को घटाएंगे, 11 में से 5 जाएगा तो d हमारा 6 आया और वो संख्या मान लिए 301 है। इसको इधर से घटाएंगे तो n-1 इंटू 6 होगा, 301 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा, ये 9 होगा, 296। क्या 296 अगर 6 से कटता है तो सर जी 6 चौके 24, सर 6 से ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, n-1 अगर इससे भाग देंगे हम तो 6 से कोई पूर्णांक मान नहीं आएगा। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि अगर n की मान पूर्णांक आता तब तो ये इसका पद होता, n की मान पूर्णांक नहीं आया तो इसकी मान इस पद में ये मान नहीं होगा, n पूरा पूरा नहीं आया। बोला गया AP में a = 2, d = 8, SN बराबर 90 दिया है तो AN की मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AN की मान ज्ञात करना है। AN मतलब अंतिम पद ही मान लीजिए, SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, तो पहले n की मान निकालिए। सम ऑफ n टर्म n/2, फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म का, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी होता है, तो n/2 इंटू 2a, a की मान 2, 2 दूना 4 प्लस में n-1 इंटू डी, डी कितना है 8, ये है, और पूरा पद कितना दिया गया 90 दिया गया है। यहां से आप 4 कॉमन लेंगे तो n/2 इंटू 4 अगर कॉमन ले लेते हैं, यहां से 1 बचा और यहां से n-1 और ये कितना है बच्चे, तो ये 8 है, तो 4 कॉमन लेके गए तो 2 बचा है, ये 90, इससे काटे 2, इससे काटे तो ये 45 हो गया है।
n, इससे गुना करेंगे तो ये बताएंगे क्या होगा। तो सर जी 2 में से 2n और -1 बराबर में 45। n की मान क्या रखे ताकि यहाँ पे 45 आ जाए। आगे सॉल्व करोगे तो क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगा। हम चाहते हैं कि 5 रखे, 5 दूनी 10 में से 1 जाएगा तो ये 9, 9 पचे 45, n की मान 5 हो गया। मेरे प्यारे मित्र ए एन पूछा है, ए एन की फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1 इंटू डी। ए हमारा 2 है, n हमारा 5, 5 में से 1 जाएगा 4 और डी हमारा 8 है। 8 चौके 32, 2 कितना होगा 34। ए एन हमारा हो जाएगा 34। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो बी स्क्वायर की मान बताना है। बोला गया एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब दो भुजा बराबर होगा, सी समकोण है मतलब ये दोनों भुजा बराबर होगा। तो ए बी सी, ए बी स्क्वायर का मतलब कर्ण होता है। तो आप जानते हैं इसकी स्क्वायर और इसकी स्क्वायर, ये दोनों की स्क्वायर के योग के बराबर इसकी स्क्वायर होता है, इसकी स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चे, ये अगर x हुआ ये x हुआ तो ये दोनों की योग के बराबर ये होता है। ये दोनों तो क्या है बराबर ही है, ये x मानिए ये भी x मानिए क्योंकि ये भुजा क्या है बराबर है। तो सर ए बी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर ए सी स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर है तो ए बी की मान, अब ये दोनों बराबर है तो 2bc स्क्वायर भी हो सकता है या 2ac स्क्वायर भी हो सकता है ए बी की मान। तो आप देख लीजिए क्योंकि ये और ये दोनों मान बराबर है तो यहां से 2ac स्क्वायर है। आंसर क्या होगा बी, आंसर क्या होगा बी। आगे बढ़ते हैं, इसका एक ये शीर्ष है, कैसा चतुर्भुज होगा, ये कैसा आकृति होगा, आयत होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, वर्ग होगा, क्या होगा। साथियों एक ये रेंडमली कोई चतुर्भुज ले लेते हैं तो सर जी पहला भुजा 1 7 है, दूसरा भुजा 4 और 2 है, तीसरा भुजा -1 -1 है, अगला भुजा -4 4 है। मेरे प्यारे मित्र सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला तो आप जानते हैं, रूट अंडर में दोनों x कोऑर्डिनेट की अंतर के स्क्वायर प्लस में दोनों y कोऑर्डिनेट की अंतर के स्क्वायर को जोड़ देंगे। ठीक है बच्चे, सम करके स्क्वायर करके। सर ये दोनों के स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर में 4 में से 1 जाएगा 3 के स्क्वायर 9 होगा और ये 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5 के स्क्वायर 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। इसमें लिखेंगे अगर तो सर जी 4 और 1 5, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा और 2 3 9 हो जाएगा। इसका भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये भी 34 होगा। इधर से भी लगाएंगे तो ये हो जाए 3 के स्क्वायर 9 और ये 5, ये भी 34 होगा, ये भी 34 होगा, सब 34 34 आ गया। जब एक भुजा सभी भुजा बराबर हो जाए तो ये दो कंडीशन बनता है, या तो वर्ग होगा या फिर समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा, ये रोम्बर्स होगा। तब क्या होगा, तो अगर दोनों विकर्ण तब देखते हैं, दोनों विकर्ण देखते हैं, अगर दोनों विकर्ण बराबर हो गया तो वर्ग होगा, दोनों विकर्ण नहीं बराबर होगा सर मेरा फॉर्म अगर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि दोनों विकर्ण बराबर नहीं हुआ तब वो हमारा क्या होगा समचतुर्भुज होगा। तो विकर्ण के भी डिस्टेंस इधर से इधर घटा लीजिए, निकालिए। तो सर जी इसका निकालेंगे, ये दोनों x कोऑर्डिनेट के अंतर लेंगे तो 8, 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 2, 2 के स्क्वायर 4। तो सर जी 64 4 68 हो गया, तो कितना हो गया 68 68। इसका निकालेंगे तो सर 1 1 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 और 7 और 1 8, 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 4 कितना होगा 68। सर दोनों की विकर्ण भी बराबर है, तो जब दोनों की विकर्ण और चारों भुजा बराबर है तो ये एक कैसा है स्क्वायर है। शॉर्ट मेथड ही है, डिस्टेंस निकालने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगता है बच्चे। हम तो थोड़ा लेट से बताएं, आप बहुत जल्दी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतना फास्ट होगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी, गलती होने की संभावना ज्यादा रहता है। बोला गया दो बिंदु है बच्चे, पहला पॉइंट से जो है 2 -2 है, दूसरा पॉइंट आपका बी है जो कि -7 और 4 है, ये बी है।
बोला गया इसको जोड़ने वाली रेखा को सम त्रिभाजित किया जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है बराबर, मतलब 1:1:1। तो ये दोनों का निर्देशांक निकालना है। पहले इसके निर्देशांक मानो P का निर्देशांक निकालना है। तो यहां से यहां 1 और 1 टोटल हो गया 2 और इधर हो गया 1। मतलब यहां से यहां अगर सब बराबर है तो इधर अगर 2 भाग ले लेते हैं, क्योंकि अगर इसकी निर्देशांक निकालना है तो इधर अगर 2 भाग लेते हैं तो इधर 1 भाग लेते हैं। तो सर जी इसमें x क्वाड्रेंट में गुना, इसमें y क्वाड्रेंट में गुना। पहले दोनों x क्वाड्रेंट में गुना करो तो बच्चे इसकी मान आएगा। सर जी इसको गुना करेंगे, इधर से 1 होगा 2 होगा और इधर से 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 7 दूनी 14 होगा। और ये दोनों को 2 और 1 3 से भाग दे देंगे। y कोऑर्डिनेट में सेम कंडीशन देखिए, तो इधर से गुना करेंगे 4 दूनी 8 होगा, इधर से गुना करेंगे माइनस में 2 होगा। 2 और 1 दोनों जोड़ के 3 से भाग दे देंगे। बताओगे 14 में से 2 जाएगा -12, -12/3 -4, ये कितना होगा, 6 में 2 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 2। ये हो गया आपका -4 और 2, -4 और 2 है। ये सही है ना? देखिए तो बच्चे 2:1 में देखिए तो जल्दी से इक्वल है सर, 2:1 होगा। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड। ये बताइए कोई दिक्कत है तो बताइएगा। -2 होगा। ये देखोगे जब इधर गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, इसमें y में अगर हम गुना करेंगे 4 दूनी 8 और 1 में गुना करेंगे ये -2, 2 ही होगा ना, माइनस कैसे होगा? माइनस होगा क्या? माइनस नहीं होगा, ठीक है, माइनस नहीं होगा, जो है ठीक है। अब ये दोनों 2 पॉइंट्स आ गया, एक पॉइंट तो पहले से हमारे पास a था और एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, क्या है, -4 और 2, और a पहले से 2 -2 था। अब इसके बीच में, ये दोनों के बीच में ये 1:1 है, ये दोनों के बीच में ये मानिए m है, ये 1:1 है। जब मिड पॉइंट निकालना रहता था, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 2 और -4 जोड़ेंगे तो -2/2, और फिर ये दोनों जोड़ेंगे तो ये 0/2, क्या हो जाएगा, -1 और 0। एक आंसर ये होगा, एक आंसर 1 होगा, -1 0 कहीं है नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, ई होगा। टीआरई 4.0 के आंदोलन होना चाहिए, बिल्कुल होगा बच्चे। अब देखिए हम लोग खुद दुविधा में हैं कि सरकार क्या करना, बहुत बुरा स्थिति में जो है मतलब ये कर दिया है ना। ये क्वेश्चन आप चाहो तो ये मिड पॉइंट में आ गया, जब ये पॉइंट और ये पॉइंट निकल गया तो ये तो मिड पॉइंट में हो गया, दोनों बराबर है। तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या होता है, दोनों x कोऑर्डिनेट दोनों का x1 x2 जोड़कर भाग और y1 y2 को जोड़ के 2 से भाग, ये हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना बच्चे? आ गया ये बच्चे। अब इसकी मान आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारा कॉट थीटा है तो लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये हमारा 7 है और ये 8 इस और चला जाएगा 8, सीधा सीधा जहाँ कॉस की मान 7 यूज करो, साइन की मान 8 यूज करो, ये हो जाएगा। या तो फिर इतना दिमाग ही नहीं लगाओ, सीधा कॉट थीटा की मान हमको मुझे कुछ दिखा 7/8 है, तो ये a + b इंटू a - b, a² - b², तो 1 माइनस में a² - b², नीचे भी a + b इंटू a - b, तो a² - b², ये हो जाएगा। 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे,
कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की मान 7/8 है, 7/8। तो इसकी स्क्वायर करेंगे, 7 के स्क्वायर 49 होगा, 8 के स्क्वायर 64 होगा। तो 49/64 होगा, आंसर बी होगा। चलिए आइए ध्यान दीजिए बच्चे, बोला गया है मीनार के आधार और एक सरल रेखा से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। तो बोला जाता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखोगे अगर ये मीनार है और यहां से दो बिंदु से इसको देखने पे अगर ये पूरक बनता है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा अगर बनता है, ये दोनों जोड़ने पे 90 डिग्री हो जाता है। तो डायरेक्ट मीनार के अगर यहां से यहां x है और यहां से यहां दूरी y है, तो डायरेक्ट मीनार की ऊंचाई होता है रूट अंडर में x इंटू वाई। ये बात तो आप जानते ही होंगे, ये बात आप जानते ही होंगे। इसकी लंबाई दिया गया 4 दिया गया है, इसकी लंबाई 9 दिया गया। तो मीनार की ऊंचाई बराबर में सीधा सीधा हो जाएगा 4 गुना 9, 9 चौके 36, 36 के वर्गमूल 6 होगा, 6 मीटर हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है बच्चे। बहुपद कौन सा है, तो बहुपद याद रखना है जो अल्फाबेट नंबर, अल्फाबेट जो आपका ABCD का जो टर्म होता है, जो अल्फाबेट होता है, वो कभी स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस पर कभी भी पावर में बट्टा में नहीं होना चाहिए, वो कभी बट्टा में नहीं होना चाहिए, इस पे पावर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये सब बहुपद की रूल्स होता है। ये बट्टा में है, ये बट्टा में है तो ये बहुपद नहीं होगा। ये स्क्वायर रूट में है, ये भी बहुपद नहीं होगा। ये एक्स स्क्वायर रूट में है, ये भी बहुपद नहीं होगा। ये दोनों तो एक ही है। आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कोई ऐसी संख्या नहीं जो बहुपद होगा, है ना बच्चे। अब इसकी मान बताना है। एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी प्लस सी की मान अगर 0 हो जाए तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर में 3ABC होता है। इस बात को ध्यान रखना। इसको a मानिए, इसको b मानिए और इसको -2a क्यूब, ये -8 होगा, यहाँ प्लस लगाइए। सबको जैसे जोड़िएगा तो इसकी मान 0 आ रहा है। इसका, इसका और -2a की मान जोड़ोगे तो 0 आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, बराबर में 3AB, AQ BQ CQ की मान अगर पूछा है, इसकी मान पूछा तो 3a की मान a प्लस बी प्लस माइनस सी इंटू बी a माइनस बी प्लस सी, 3ab इंटू सी, सी हमारा कितना है तो माइनस में 2a है। इस माइनस के कारण, इस माइनस के कारण 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। इस माइनस के कारण किसी की मान बदल भी सकता है, a प्लस बी प्लस सी। तो सर जी 6a यहाँ पे है, 6a यहाँ पे है, तो सर जी a प्लस बी ये तो है, a माइनस बी प्लस सी ये है, तो सर जी 6a और ये रहने दीजिए a माइनस बी प्लस सी, ये माइनस इसमें गुना कर दो। जैसे इसमें गुना करोगे तहस नहस हो जाएगा, मतलब प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस a हो जाएगा, ये माइनस b हो जाएगा। देखो तो ये ऐसा हुआ है क्या, तो 6a माइनस बी प्लस सी, सी माइनस a माइनस b, आंसर यही होगा, b होगा। अब बताना है, ये पावर सबका सेम है, पावर इग्नोर कर दो, पावर सेम है इग्नोर करो। ये छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो जैसे घटाओगे तो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। यहां भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे नीचे भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव बट्टा नेगेटिव पॉजिटिव आंसर मिलता है। तो इसका मान क्या होगा, एक धनात्मक परिमेय मिलकर आएगा। आंसर क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा। लगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना इतना से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। जब समान शेषफल की चर्चा करें तब सर जी ये बड़ी से बड़ी मतलब HCF निकालना है किसका, तो 49, 147 और 322 का। तो रिमाइंडर समान बचाने के लिए आपस में सबसे पहले अंतर लेते हैं। ये दोनों की अंतर लीजिए तो सर जी 17 में से 9 जाएगा तो 8 होगा, ये 98 हो जाएगा। सर जी ये दोनों की अंतर लेंगे, 12 में से 7 जाएगा, 7 5 12। सर 11 में से 1 4 जाएगा, 7 होगा, 2 में से 175। फिर ये दोनों की अंतर लेंगे, सर 12 में से 9 जाएगा तो 3 होगा। सर जी 11 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 7 होगा, ये 2 होगा, 273 हो गया। सर जी ये सब की आपको क्या निकालना है,
तो HCF निकालना है। जो आपस में अंतर लेकर आने के बाद ये सबका HCF लेना है। क्या 9 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। क्या 8 से सब में भाग लगेगा? नहीं। तो देखो 7 से लग रहा है, 14 7 98, 7 दूनी 35, ये लग रहा है, 7 21, ये लग रहा है। HCF हमारा सीधा सीधा इसकी HCF क्या हो जाएगा, जैसे निकालेंगे तो वह संख्या 7 है जो कि 49 में भाग दोगे, 147 में भाग दोगे और 322 में भाग दोगे, सभी का शेषफल समान होगा, 0 हो जाएगा, उसमें भी 0 होगा, 7 चौके 28, सबका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ए होगा। बोला गया किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक दिया गया है। क्या दिया गया? कॉपर और जिंक दिया गया है 5 और 4 के अनुपात में। बोला गया है 20 किलोग्राम जिंक के साथ कॉपर को कितना पिघलाने की आवश्यकता है। तो बताओगे 20 किलो जिंक है, जिंक की मात्रा कितना है यहाँ 4 यूनिट की मान हो जाएगा। अगर 20 है तो 1 की मान 5, तो कॉपर होगा 1 की मान 5, तो 5 की मान होगा 25। तो कॉपर हमारा हो जाएगा 25, कॉपर हमारा कितना हो जाएगा 25 बी। आगे बोला गया पी और क्यू का औसत मासिक आय 550 मतलब 5050 है। क्यू और आर की औसत मासिक आय इतना दिया गया, पी और आर की औसत मासिक आय इतना है, पी की मासिक आय ज्ञात करें। मेरे प्यारे मित्र, बोला गया पी प्लस क्यू की मासिक आय दिया गया है, इतना दिया गया है, तो योगफल कितना होगा, औसत गुना संख्या, 2 से गुना करेंगे तो 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये हो गया। सर जी अगर P और Q और R की अगर हमारा औसत दिया गया है इतना, तो योगफल कितना होता है, औसत गुना संख्या, इसमें 2 से गुना करेंगे 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूना 12, ये हो गया। अगर P और R की औसत मासिक आय दिया गया है 52, तो योगफल होता है P प्लस R, योगफल होगा औसत गुना संख्या, 2 से गुना करेंगे तो 0 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इसको जोड़ेंगे तो Q P 2P होगा, Q 2 होगा, R 2 होगा, 2 से कॉमन ले लेंगे, P प्लस Q प्लस R हो जाएगा। ये सर जी जोड़ेंगे 0 0, 5 4 9 1 10 के 0, ठीक है, 2 1 3, 1 1 2 1 3, ये हो गया। 2 से भाग देंगे, 2 से अगर इसमें भाग देंगे तो ये होगा कितना होगा, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 0 0। सर जी P प्लस Q प्लस R की मान हो गया 1 5 0 0। मेरे प्यारे मित्र, P की मासिक आय ज्ञात करना है, तो बताओगे P की मासिक आय ज्ञात करना है, Q और R कितना है, तो सर जी इतना है, उधर जाके घटा देंगे सर जी, तो 0 0, इसमें घटाएंगे 0, इसमें घटाएंगे तो कितना होगा 4, इसमें घटाएंगे कितना होगा 4। तो P की मान पूछा है तो हो गया ये। बोला गया राम के पास 6 काली खिलौने तथा कुछ भूरे हैं, तो ब्लैक है और भूरा है ना, काला है, काला 6 है और भूरे हमारे पास X है। बोला जाता है ऑर्डर देता है काले खिलौने का मूल्य भूरे खिलौने का मूल्य का 2 पूर्णांक 1/2, 2 दूनी 4 1 5/2। कहने का मतलब है अगर भूरे खिलौने में का लगा है तो भूरे खिलौने का अगर मूल्य, यहां से अगर मूल्य देखा जाए तो भूरे खिलौने का मूल्य अगर 2 होगा तो काले खिलौने का मूल्य 5 होगा। तो इसका जब बिल बनाएंगे, एक खिलौना का मूल्य 5, काला तो 6 लिए तो 6 पंचे 30, भूरे का 1 का 2 तो X लिए है तो 2X होगा। लेकिन आगे चल के हुआ क्या कि बिल बनाते समय क्लर्क ने काले तथा भूरे रंग की संख्या को आपस में पलट दिया, मतलब इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, तो बिल कैसे बना होगा, इसका गुना इधर से हो गया होगा, 5X हो गया होगा और इसका गुना इधर से होता। हुआ क्या, बिल में 45% का वृद्धि हो गया, पहले 100 बिल था अभी 145 हो गया, है ना, 45% का वृद्धि हो गया। प्रारंभ में 100 रुपये बिल आएगा तो अभी बिल एक्सचेंज होने के कारण 145 आएगा, 5 से काटेंगे तो 20 होगा, 5 से काटेंगे तो 29 होगा, इसको इधर गुना करेंगे 29 3 87, 29 दूनी 58X,
इसको इधर गुना करेंगे 20 पंचे 100x और 12 दूनी 24, ये हो गया। सर जी इसको इसमें से घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 42x होगा। सर जी ये इधर आके घटेगा तो ये 0 होगा, ये 3 होगा, 8 में से 2 जाएगा 6 होगा। सर जी इसको काटेंगे, अगर 7 से काटेंगे तो 6 बार में, 60 से काटेंगे 9 7 63, 15 छक्का 90, x की मान आ गया 15, x की मान आ गया 15। बोलिए x की मान कितना आ गया 15। 15 भूरे खिलौने होंगे, आंसर क्या हो जाएगा ई, आंसर क्या हो जाएगा ई। आगे बोला गया है एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय विक्रय मूल्य पे 5% छूट देता है, यदि वह उस पर 6% छूट देता है तो उस पे 15% कम लाभ मिलेगा। बोला जाता है उस घड़ी का अंकित, बोला गया है घड़ी का अंकित विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित विक्रय मूल्य के। तो बोलना है एक बात बताइए, पहला मान लीजिए कि पहले छूट दिया 100% अंकित मूल्य मानिए 100 रुपया, मानिए अंकित मूल्य एमपी मानिए 100 रुपया, पहले दिया छूट 5% का, अब 6% दे रहा है तो ज्यादा छूट दे रहा है, एक रुपया कम बचेगा, क्वेश्चन के अनुसार 15 कम बच रहा है, एक की मान 15 तो अंकित मूल्य मान है 100, 100 की मान कितना हो जाएगा 1500, तो अंकित मूल्य तो सीधा सीधा 1500 हो जाएगा, सीधा सीधा 1500 हो जाएगा। 22 का बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, बोला गया एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, बहुत बढ़िया। बोला गया एक व्यापारी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से सीपी से 10% अधिक अंकित करता है, तो सीपी अगर 100 है तो विक्रय मूल्य जो है कितना अंकित करेगा 110 अधिक अंकित करेगा। बेचते समय वह इसमें कुछ बट्टा देता है जिससे 1% की हानि होता है, तो अगर मान लीजिए कि क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित किया है और 1% का इसको हानि हो गया, कुछ छूट देता है तो हानि हो गया, मतलब विक्रय मूल्य ये अंकित किया है तो ये अंकित मूल्य ना होगा भाई साहब। ये अगर बेचते समय 1% की हानि हुआ है, मतलब 99 रुपये में बेचा है, तो बताओगे 110 रुपया अंकित किए हैं, आप 99 रुपये में बेच रहे थे, कितना का छूट दिए हैं सर, इसमें से इसको घटाएंगे सर जी 11 रुपये का छूट मिला है, 11 का छूट मिला कहाँ से, तो 110 से, अंकित मूल्य से, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, इससे कट गया 10%। हमेशा याद रखना है जितना का वृद्धि करोगे उतना का ही छूट दोगे तो इसकी हमेशा हानि होती है, हानि निकलेगा x²/100%। अगर आप 10 अधिक अंकित किए हैं, 10 अधिक अंकित किए हैं तो 10 का ही कमी करोगे तब जाकर 1% की हानि होगा, तो यही 10% ही आंसर आएगा। यह तो यही कि एक क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 10% अधिक किए 110 हो गया। बोला तो मुझे हानि में बिका, 1% हानि हो गया, छूट दिए तो कितना छूट था मालूम नहीं था, तो 100 की वस्तु 99 में बिका तब ना 1 का हानि होगा, मतलब 110 रुपया अंकित था 99 में भी बिक रहा है, तो कितना का छोड़ दिए, तो 11 रुपया छोड़ दिए, कहाँ से 110 से, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य से दिया था, अंकित मूल्य 110 है, उसी को नीचे रखेंगे। आगे बोला जाता है कि एक जूसर 3500 रुपया में नगद परंतु किस्त योजना के अंतर्गत ग्राहक को 1500 रुपये का तुरंत भुगतान तथा प्रति तिमाही समान किस्तों में खरीदता है। डीलर प्रति तिमाही संयोजित होने वाले 12% वार्षिक ब्याज की दर से प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करे। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड नहीं कैलकुलेटिव है। 3500 रुपये का जूसर था, 1500 रुपये तुरंत भुगतान करो तो 2000 रुपया पे आपका EMI बनेगा, और ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। प्रति तिमाही ये 12 पूरा का पूरा ईयर का है, एक 12 महीना का है, 12 महीना में 12 से भाग दे दिए तो 1 महीना, प्रति तिमाही 3 से गुना कर दिए, मतलब हमें अगर तिमाही निकालना रहे तो 12% में एक तिमाही के लिए आपका 3% रेट चलेगा। 3 तिमाही में ये लोग क्या किया, 3 तिमाही में समान किस्तों में चुकाया है। मेरे प्यारे मित्र, इस क्वेश्चन को अगर आप बनाने जाएंगे तो दिमाग का दही हो जाएगा। किस्त वाला क्वेश्चन कैसे बनता है, तो एक तिमाही में इसकी फ्रैक्शन मान 3/100, 100 से 103 रुपया ब्याज देगा। दूसरे तिमाही में सर जी इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा,
सर जी इसकी स्क्वायर करोगे सर जी तो ये होगा 0, 9, 3 तो 106, फिर इसका क्यूब करोगे तो इतना हो जाएगा, इतना इतना दिमाग खराब हो जाएगा आपका। किस्त वाला क्वेश्चन आप लोग किए होंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको दिमाग नहीं लगाना। 3 तिमाही है, 3 का 3 6, 3 तिया 9% के करीब में ब्याज आएगा, लेकिन आप प्रत्येक किस्त को आप कुछ ना कुछ ब्याज दोगे। सुनिए गौर से, कुछ ना कुछ तो आप ब्याज देते रहोगे ना, पैसा लौटाते रहोगे किस्त के तौर पे, तो 9% ब्याज 3 तिमाही में नहीं लगेगा। ऐसे अगर साधारण ब्याज होता प्रति तिमाही 3 तो 3 तिया 9% लगता, नहीं। तो आपको उतना भी नहीं लगाना है। आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। सर जी क्या करना है, इसको कैसे करते हैं? अगर एक हम ऐसे तो ऐसा क्वेश्चन को छोड़ ही देना है क्योंकि गलत बनेगा, जितने बच्चे आंसर दे रहे गलत ही दे रहे हैं। सर जी लगभग में आप कर सकते हैं, आप 3 तिमाही है तो 3 3 3 9 नहीं, आप 2 ही तिमाही, दो ही बार लो इसको। कहने का मतलब है 3 3 6 3 9 अगर हो रहा है तो अप्रोक्स में इसकी ब्याज आएगा। अगर माने 3 3 6% लेते हैं तो 2000 का अगर 6% बनाते हैं, परसेंट से डबल 0 6 18 180 रुपया, मतलब टोटल हो गया 180 2180। इसमें 3 बराबर भागों में बांटेंगे। 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12 ना 120 रुपया। इसको 2000 में 120 रुपया ब्याज बनाते कितना हो जाएगा 2120। 3 से भाग देंगे तो लगभग में 7 तिया 21 6 तिया 18, लमसम में आपकी आंसर ये ए आएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है मुझे पता है। हम तो बोल रहे हैं। एक 120 कहां से आया सर जी? तो 120 कहां से आया ध्यान दीजिए सर। हमें अगर 3 तिमाही 3 समान किस्तों में चुकाना है, प्रत्येक का तिमाही 3% 3% 3, और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज रहता तो डायरेक्टली 3 3 6 3 9 बनता, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि कुछ पैसा आप ब्याज के रूप में देते, अमाउंट की किस्त के तौर पे देते जाएंगे तो पैसा आपका कमते जाएगा। पैसा आपका क्या होगा, कमते जाएगा। हम आपको बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है भाई, टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले आपको ब्याज लगेगा 3%, फिर कुछ पैसा ब्याज में ही कमी कर दो, कुछ पैसा दे दीजिएगा। मानिए 1% दे दिए तो 2% बचा, 2 में से फिर 1% दे दिए तो कितना बचा, 1% बचा। टोटल कितना होगा, 3 2 5 1 6%। लगभग में आपका 6% ब्याज सबसे पहले डायरेक्टली इसका निकालने का। अरे भाई ऑप्शन क्लोज हम बता रहे हैं ना। जैसे मानिए कोई पैसा अगर आप किसी से लिए हैं, 100 रुपया लिए हैं, आप 10 रुपया किस्त दे दिए तो 90 रुपया बचा ना, पैसा धीरे धीरे फिर 10 दिए है तो फिर कितना बचा है, तो फिर आपका बचेगा 80। तो इस तरह घटते जाता है पैसा ना। उसी प्रकार से अगर रेट पे, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको परेशानी होगा, तो जब परेशानी होगा तो रेट पे ही काम कर लेते हैं। पहला 3% है पहला तिमाही में, फिर कुछ पैसा दीजिएगा तो मानिए 2% 1% दे दिए तो बचा 2%, फिर 3 तिमाही में देना है तो पर तिमाही में 1% दो। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, प्रत्येक तिमाही में 1% दो आप, ठीक है। प्रत्येक तिमाही में आप 1% दो, तो 1 गया, 3 में से 2 बचा, 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1 बचा। तो टोटल बताओगे आप ब्याज के रूप में कितना दिए हो, 3 2 5 1 6% हम ब्याज के रूप में दिए हैं पैसा। तो ब्याज के रूप में 6% दिए हैं, तो 2000 का 6% 120, तो 120 रुपया ब्याज के रूप में दिए, मतलब टोटल पैसा मुझे जिसको देना था 2120 देना है।
तो 2120 देना है कितने में, तीन किस्तों में। तो एक किस्त की मान कितना होगा, 3 से भाग दे देंगे, एग्जैक्ट ये वैल्यू निकल कर आएगा, एग्जैक्ट ये वैल्यू निकल कर आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लगा एक साइकिल के पहिए के व्यास 66 है, व्यास 66 है और तथा 72 सेंटीमीटर है। दो पहिए का लग रहा है, एक का व्यास डायमीटर दिया गया है 66 है, दूसरे का 72 है। तो मेरे प्यारे मित्र बोला गया है ये छोटा पहिया होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा पहिया होगा और ये बड़ा पहिया होगा। तो बोला गया है कि यदि बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी तय करने में 1188 बार घूमता है तो छोटे पहिए उसी दूरी को तय करने में कितनी बार घूमेगा। चाहो तो इसकी आप अनुपात पहले ले लो, पहले आप अनुपात ले लो, 6 से काटेंगे ये 11 होगा, 6 से 12 6 72, ये 11:12 होगा। तो त्रिज्या या डायमीटर का उल्टा घूर्णन होता है, याद रखना है, त्रिज्या या इसका उल्टा, त्रिज्या का उल्टा या व्यास की उल्टा घूर्णन होता है, चक्कर होता है। जितना बड़ा चक्कर उतना कम दूरी जाओगे, मतलब जितना बड़ा पहिया होगा उतना ही ज्यादा दूरी जाएगा, उतना ही कम घूरना पड़ेगा। ज्यादा व्यास लोगे पहिए का, सुनो गौर से, ज्यादा बड़ा व्यास लोगे पहिए का उतना कम चक्का घूमेगा और ज्यादा दूरी तय करेगा। तो इसलिए जिसकी व्यास, अब दूरी अगर निकालना रहे या चक्कर लगाना पड़े उतना कम चक्कर, तो सर जी त्रिज्या का उल्टा होता है 12 गुना 11। जैसे देखो इसका त्रिज्या कम है तो ज्यादा बार घूरना पड़ेगा, इसका त्रिज्या कम है, इसका त्रिज्या ज्यादा है तो इसको कम ही बार घूरना, कम ही बार चक्कर लगाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे मित्र बोला गया बड़ा पहिया यही है, बड़ा पहिया को कम बार घुमा, 11 बार घुमा, और क्वेश्चन के अनुसार कितना है, ये है 11 यूनिट की मान 1188, एक की मान 08 होगा। पूछा गया है कि बताओ छोटे पहिया को कितना बार, तो 12 बार घूमना पड़ेगा उसी दूरी को तय करने में, 12 8 96, 1296 बार घूमना पड़ेगा, 1296 बार घूमना पड़ेगा। आगे बढ़िए, बोला गया है यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर से निवेश की गई 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 3600 से, और बोला गया है 2 वर्षों में 3600 मिश्र धन हो जाता है और 4 वर्षों में इतना हो जाता है। निवेश की गई राशि ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज पे। मेरे प्यारे मित्र ऐसा क्वेश्चन रहे, अगर P रुपया है 2 वर्ष का समय दोगे तो मेरे प्यारे मित्र ये हो जाएगा 3600 रुपया अमाउंट। इसी पैसा में 4 वर्ष का समय दोगे तो ये हो जाता है 6400, इतना हो जाता है। यहां से यहां जाने में 2 वर्ष, यहां से यहां जाने में 4 वर्ष, तो यहां से यहां जाने में भी 2 वर्ष लगा होगा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, 2 वर्षों में यहां से यहां पहुंच गया। मेरे प्यारे मित्र आप मुझे बताइए ये पैसा कितना गुना हुआ है, इसी को कहते हैं अमाउंट 1, इसको कहते हैं अमाउंट 2। जब भी मूलधन निकालना रहता है याद रखना है A1 गुना A1 बटा में A2 होता है। यह पैसा कितना गुना हुआ ये भी कर सकते हो, सीधा सीधा 3600 गुना 3600, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे ही करेंगे। और A2 कितना है तो 6480। सर जी अगर आप इसको भाग दोगे आपकी आंसर आ जाएगा, 0 से 0 गया, 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 36 दूनी 72 और ये होगा 20, 20 गुना 2 2000 रुपया। आंसर मूलधन क्या हो जाएगा 2000। चाहो तो इसको गुना के रूप में भी बना सकते हो। लगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर और एक भुजा दिया गया है 11 है और अन्य 2 भुजा की अंतर 5 है। अगर एक भुजा 11 है, तीनों भुजाओं का योग, तो सर A + B 2 भुजा मानते, तीसरा भुजा 11 और परिमाप होता है तीनों भुजाओं की योग, तो A + B की मान क्या हो जाएगा सर जी 21 होगा। तो सर 2 भुजा की योग A + B की मान 21 होगा और 2 भुजा की अंतर A - B कितना है 5 है। सर यहाँ से भुजा निकलेगा, ये दोनों जोड़ देंगे कट जाएगा, 2A की मान 26 होगा, A की मान हो जाएगा 13, A की मान 13 यहाँ रखेंगे तो ये इधर जाके घटेगा,
सर जी ये कितना हो जाएगा 8, 8 बी की मान हो जाएगा 8। सर जी आप मुझे बताएंगे तो सबसे पहले फार्मूला अगर त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालना हो तो सेमी पेरीमीटर निकालिए। परिमाप कितना है 32, 32 में 2 से भाग देंगे 16। पेरीमीटर रूट अंडर में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मेरे प्यारे मित्र s है हमारा 16, पहला भुजा घटाएंगे 16 में से a घटाएंगे, मतलब मान लो 13 घटा दिए तो 3 बचा। 16 में से b घटा दिए 8 घटा दिए तो 8 बचा। 16 में से दूसरा तीसरा भुजा 11 है, 11 घटा दिए 5 बचा। साथियों यहां से देख पा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 8 गुना 2, तो 8 गुना 8, 2 8 है, 1 8 बाहर निकल जाएगा। ये 5 दूनी 10 गुना 30, तो आंसर होगा 8 रूट 30। हमारे ऑप्शन में नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा ई 8 रूट 30। क्या कोई दिक्कत है? बोला गया एबीसी कार्य क्षमता वाले 3 आदमी है, तीनों की कार्य क्षमता दिया गया ए बी सी। बोला गया है 3:5:1 है। बोला गया है वे एक साथ काम करते हैं तो 5 दिनों में काम को पूरा कर देते हैं। सभी को मिलाओगे 5 दिन 8 1 9, 1 दिनों में 9 काम होता है, 5 दिनों में 9 पचे 45 काम हो जाएगा। बोलता है ए और बी 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। तो ए और बी 5 3 8 काम होता है, 3 दिनों में 24 काम हो गया। 45 में से 24 काम हो गया, बचा कितना? तो सर जी 31 काम, ये 21 काम बचा है। 21 काम बचा है तो लगा सी शेष कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा? 21 है, सी 1 दिनों में 1 काम करता है, तो 21 काम करने में 21 दिन का समय लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। अरे हाँ या ना? आगे बोला गया है कोई व्यक्ति 10 रुपये प्रति शेयर की दर से कुछ शेयर खरीदता है। बोला गया है जिस वर्ष के अंत में उसे 8% का लाभ मिलता है। यदि कुल लाभांश 300 है तो उसने कितने शेयर खरीदे हैं? बताओगे? 300 का लाभांश उसको मिला है। बोला गया है कोई व्यक्ति 10 रुपये प्रति शेयर है, तो एक शेयर पे 10 रुपये प्रति शेयर पे 8% का लाभांश है। 8% परसेंट हटेगा, 10 रुपये का शेयर है, एक शेयर पे 8% का लाभांश है। 8/100, मान लीजिए एक्स शेयर है, एक्स शेयर हम खरीदे, टोटल लाभांश कितना हुआ? एक्स शेयर पे 300, तो शेयर कितने शेयर है होंगे? 0 से 0 कट, ये आप देखिए 4 दूनी 8, ये 25 होगा। 0 से 0 कटा, इसे काटेंगे 15, तो एक्स की मान इधर गुना करेंगे 15 पचे 75, 375। तो मुझे 300 रुपये लाभ कमाने के लिए, लाभांश कमाने के लिए मुझे 375 शेयर खरीदना होगा। बोला गया है यदि 48 वर्ग सेंटीमीटर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले एक ठोस गोले को 2 अर्धगोले में विभाजित किया जाता है तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक गोला है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर दिया गया है 48, तो पाई आर स्क्वायर की मान कितना हो जाएगा? सर 4 से अगर काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 हो जाएगा। अब 2 गो अर्धगोला बना दिया एक गोला को काट के, तो आप जानते हैं अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 पाई आर स्क्वायर की मान 12 है, रख देंगे 12 या 36 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी। बोला गया है पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे 2 घंटे और 1 टैंक भर सकते हैं, और जबकि भरे हुए पाइप को, बोला कि जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। सबसे पहले आप देखिए एक टैंक है, इसमें टोटल वाटर लेंगे, ए से अगर भरवाएंगे तो 1 घंटा 60 मिनट लगेगा, बी से घर भरवाएंगे
तो रहने दो, 1 घंटा ही रहने दो, 1 घंटा। बी से भरवाओगे 2 घंटा, और सी से अगर खाली करवाओगे तो 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट को घंटा बना रही है, 15 चौका 60, 4 और 1 5, 5/4 घंटा। तो 1 2 5 का एलसीएम कितना होगा? 10। 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरता है, तो ये इफिशियंसी हो गया। 2 घंटे में 10, तो 1 घंटा में 5। ये 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 5 दूनी 10, ये 10 और इतना से भाग देंगे 5/4, 5 दूनी 10, और ये कितना होगा? 4 दूनी 8। 1 घंटे में ये 8 लीटर पानी खाली करता है। बोला जाता है कि ए और सी को 9 AM पे एक साथ चालू किया जाता है, और 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है। ए और सी को अगर चालू करोगे तो ए 10 भरेगा और बी 5 भरेगा। तो 1 घंटे में ये दोनों मिलकर ए और बी 15 लीटर पानी भरता है। तो 2 घंटे में 30 लीटर पानी भर जाएगा। अब इसको बंद कर दिया जाता है। अब बी और ये ए और बी काम किया है, ए को बंद कर दिया, तो बी और सी खाली करने वाला टैंक है, भरेगा। तो 30 लीटर पानी, ये 5 भरेगा, ये 8 खाली करेगा। तो 3 के हिसाब से इसको खाली, 5 - 8 - 3 के हिसाब से अगर खाली करेगा तो 10 घंटे में ये पानी खाली हो जाएगा। कितना देर लगेगा? 10। तो बोला जाता है बी को चालू कर दिया जाता, टैंक कब खाली हो जाएगा? ए और सी पहले है सर। ओ सॉरी 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 सॉरी, ए और सी है, हमने गड़बड़ किया। ए और सी है। जब एक ए भरेगा और सी खाली करेगा, 10 भरेगा 8 खाली करेगा, 2 के हिसाब से 2 घंटा चलेगा, तो 4 घंटा पानी आया। ए को अब बंद कर दिया जाता है, इसके साथ सी आ जाता है, 4 के हिसाब से है। ये 5 भरेगा 3 खाली करेगा, ये 5 भरेगा 8 खाली करेगा, तो 3 के हिसाब से खाली होगा। 4/3 घंटे में टंकी खाली होगा। मिनट बनाने के लिए 60 से गुना करेंगे, 20 × 60, 20 × 60, 20 चौके 80, 20 चौके 80 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट। 9 बज रहा था तो 10 AM 20, 10:20। आंसर क्या होगा? ई, 10:20 होगा बच्चे। हाँ हाँ, पहले ए और सी, हम बी पढ़ लिए थे बच्चे, कोई बात नहीं है। मतलब किसी वितरण का माध्य दिया गया है x है, प्रत्येक में m से भाग कर n बढ़ाना, n बढ़ाने पर नया माध्य क्या होगा? ये एक बात याद रखना है कि जो काम डाटा के साथ करेंगे वही काम औसत के साथ होगा। सभी डाटा में x से भाग करेंगे तो एवरेज में भी x से भाग होगा। सभी डाटा में 5 से गुना करेंगे तो औसत भी 5 गुना होगा। जो काम डाटा के साथ वही काम एवरेज के साथ होगा। सभी डाटा में आप m से भाग, तो औसत में भी m से भाग देना पड़ेगा, यही औसत होगा। सभी में डाटा में आप प्रत्येक में n बढ़ाए तो ये औसत में भी n बढ़ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। जो काम डाटा के साथ वही काम औसत के साथ। बोला गया एक तैराक स्थिर जल में 12 किलोमीटर चल सकता है, नदी की चाल 2 है। तैराक धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर में होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 6, विपरीत दिशा में जाएगा, चाल में से, नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगा, 10 के हिसाब से जाएगा। ये इतना घंटा लगेगा। मिनट बनाने के लिए 60 से गुना, 6 × 6 = 36, 36 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 36 मिनट लगेगा। आगे बढ़ते बोला गया एक डाटा के माध्य का बहुलक दिया गया है ए बी। बोला गया है ए और बी की मान दिया गया है, ये माध्य है, ये आपका माध्यिका है। और तो बी और सी बहुलक आपको निकालना है, माध्यिका तो दिया है ये। तो सर जी एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर में 3 गुना माध्यिका माइनस में 2 गुना माध्य होता है। तो सर बहुलक मुझे मालूम नहीं, बहुलक मुझे सी है, और 3 गुना माध्यिका, माध्यिका मेरा कितना है? तो सर जी माध्यिका यही, ए की मान 9, बी है माध्यिका 8, 8 × 3 = 24, 8 होगा। और माध्य हमारा कितना है?
तो 9 है, तो 9 दूना 18, 8 तिया 24 और 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा? सी की मान 6 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों बी और सी पूछा है, बी मतलब हो गया माध्यिका, माध्यिका 8 है और सी हमारा 6 आया। 2 से काटेंगे 4 और 3 होगा, 4:3 होगा। आंसर क्या होगा? सी। बोला जाता है 2 गेंद से भरे बैग में से एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता दिया गया है 2/13। 2/13 है लाल गेंद की प्रायिकता, लाल, लाल की प्रोबेबिलिटी। बोला जाता है और बैग में 5 काली गेंदे हैं, बैग में 5 काली गेंदे हैं। यदि सफेद गेंद और भूरी गेंद से 30% कम है, एक सफेद है, सफेद गेंद है और भूरी गेंद है, और बोला गया है काली गेंद है, काली, काली है। बोला गया है सफेद गेंद भूरी गेंद से 30% कम है, इसकी फ्रैक्शन मान 3/10 होगा। अगर भूरी गेंद 10 हुआ तो उसमें से 3 गेंद कम है सफेद, तो 7/10। अगर मानिए कि भूरी गेंद 10 हुआ तो उसमें से कितना होगा? 7 सफेद हो जाएगा, 30% कम। बोला गया काली गेंद से 40% अधिक है, इसकी फ्रैक्शन मान 2/5 होता है, अधिक का मतलब हो जाएगा 7/5। अगर काली गेंद 5 हुआ तो सफेद गेंद 2 अधिक 7 है, ये मामला एकदम फिट है। काली गेंद 5 है और यहां से भी 5 है, तो जो गेंदे की संख्या वो एकदम राइट है, कोई दिक्कत नहीं। काली 5, भूरी 10, सफेद ये। बोला जाता है तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है? लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5 काली गेंद है। ए भाई, लाल गेंदों की संख्या बोला गया, गेंद भरे है बैग से एक लाल गेंद है, लाल गेंद की प्रायिकता दिया गया है, काली इतना है, भूरी इतना है, लाल गेंद की संख्या मानिए x है, x गेंद की प्रोबेबिलिटी, लाल गेंद x है, तो टोटल कितना हो गया सर? 5, 15, 15 7 22, टोटल हो गया 22 + x। एक बात बताओ, लाल गेंद अगर x हुआ तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? x बटा में टोटल गेंद, टोटल अगर टोटल इतना कितना हुआ? 22, 22 + x। ये लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी, ये भी लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी, दोनों क्या होगा? बराबर। इसको इधर भेज दिए, 22 दूनी 44 प्लस में 2x, इसको इधर भेजेंगे 13x, 13x। सर ये इसमें से घट जाएगा, तो 13x में से 2x जाएगा, 11x बराबर में 44, x की मान 4 हो जाएगा। तो लाल गेंदों की संख्या कितना आ गया? 4, जो x माने थे। लाल गेंदों की संख्या कितना आ गया? 4। बोला गया है एक शंकु के ठोस का छिन्नक की ऊंचाई 8 है, यदि इसके निचले और ऊपरी त्रिज्या दिया गया है। मेरे प्यारे मित्र, इसकी त्रियक ऊंचाई ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, अगर ये शंकु हुआ, ये छोटा वृत्त और ये बड़ा वृत्त, अगर ये छिन्नक हुआ, ये छिन्नक हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां त्रिज्या, छोटी त्रिज्या 3, ये ऊंचाई कितना है? तो 8 है। यहां से यहां ये क्या हुआ? 9, पूरा का पूरा 9 हुआ। मेरे प्यारे मित्र, आप मुझे बताइए, अगर यहां से यहां ये 3 है, क्या इसी की समांतर अगर यहां पे एक लाइन खींच लेते हैं तो ये भी 8 होगा। यहां से यहां 3 तो ये भी 3, तो पूरा 9 है, तो ये कितना होगा? 6, ये 6। अब ये बताइए, ये 8, ये 6, तो ये कितना? एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, इसका दुगुना 6, इसका दुगुना 8, इसका दुगुना 10, ये 6 8, ये 10। एल त्रियक ऊंचाई पूछा गया है, तो क्या होगा? 10। हमारा आंसर नहीं है। बोला गया कॉस स्क्वायर माइनस में 3 कॉस प्लस में 2 साइन, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस इस और चला जाएगा, तो माइनस कॉस और कॉस क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 है बराबर के इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस में 3 कॉस थीटा, ये -1 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा बराबर में 0। ये दोनों गुना करेंगे, क्वाड्रिक बन गया, दोनों गुना करेंगे 2 आया 2। अगर ये दोनों गुना करने पे 2 आया, ऐसा 2 फैक्टर खोजो गुना करने पे 2 और जोड़ने घटाने पे -3 आ जाए, -2 गुना -1। क्वाड्रिक इक्वेशन का 2 मान होता है,
तो x के जगह पे cos है, cos थीटा की मान क्या होगा, -2 है बराबर के उधर जाएगा +2 होगा, -1 है बराबर के उधर जाएगा +1, लेकिन x के स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग, तो cos के आगे क्या है 2, 2 से भाग दे दो, 1/1। cos थीटा 1 कब होता है, 2 मान आ गया cos थीटा के, ये 1 आया, ये 1/2 आया। cos 1 कब होता है 0 पे, लेकिन इसकी मान 0 से बड़ा लेना है, तो ये 1 पॉसिबल नहीं होगा। तो cos 1/2 कब होता है, तो cos 60 पे 1/2 होता है, थीटा की मान 60 हो जाएगा। तो आपसे जो पूछा गया 2 cosec ऑफ 60, cosec ऑफ 60 का मतलब 2/√3 होगा, प्लस में 4 cot 60 की मान होता है, cot 60 की मान क्या हो जाएगा 1/√2 होगा, 1/√3 होगा। ये हो गया, 2 दूनी 4, 4 4 क्या होगा 8√3, 2 दूनी 4, 4 4 8√3 हो जाएगा। आंसर क्या होगा 37 का ई होगा। बोला जाता है एक त्रिभुज है, मेरे प्यारे मित्र याद रखेंगे कि अगर कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज का कोई समद्विभाजक मानिए यहाँ पे मिला, और ये दोनों भुजा के अनुपात a अनुपात b है, तो ये दोनों आधार का भी अनुपात जिस अनुपात में बांटेगा a/b होगा, a/b होगा। याद रखेंगे ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज ABC और एंगल A का कौन समद्विभाजक D पर मिलता है, कहाँ पे मिलता है D पे। बोला गया है BC जो है B से C क्या है A से C कितना है B, और A से B कितना है तो C है। तो बोला गया है BD की लंबाई ज्ञात करें, इसकी लंबाई, तो जो अनुपात इधर होगा वही अनुपात इधर होगा, इधर भी क्या होगा C अनुपात B होगा, इधर भी C अनुपात B होगा। BD की अगर लंबाई निकालना हो तो टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ कितना है A, तो इसकी लंबाई अगर BD की लंबाई निकालना तो क्या है C, कितना में से, तो टोटल C प्लस में D में से, ऊपर हो जाएगा AC, नीचे में हो जाएगा C प्लस D, C प्लस D नहीं B होगा, C प्लस B है, ये B है, तो ये AC बटा में C B प्लस C, B प्लस B प्लस C, AC B प्लस C, AC B प्लस C, यही आंसर होगा। आंसर क्या होगा E। बोला गया है एक धातु है, खोखला है, इसका सब कुछ दिया गया है, पिघला कर जो है एक बेलन बनाया जाता है, बेलन की ऊंचाई बताओ। तो जब भी पिघलाने की बात बोले तो गोले की आयतन बराबर में बेलन की आयतन होगा, खोखले गोले की आयतन होता है 4/3 पाई r3, बड़ी r कितना है तो 5 का क्यूब माइनस छोटी r कितना है 3 का क्यूब, बराबर है बेलन की आयतन पाई r² 7 इंटू h ही निकालना है। तो यही गोला पिघल कर बेलन बना, मतलब गोले की आयतन बराबर में आपको बेलन की आयतन होगा, गोला की आयतन ये हुआ पाई से पाई कट गया, ठीक है। ये 4/3, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, ये घटेगा 15 में से 7 जाएगा 8 होगा, और 11 में से 9 होगा, बराबर में 7 गुना 7, 10 49, 49 दूनी ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, h बराबर में 8/3 होगा, h की मान 8/3 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बोला गया त्रिभुज ABAD, त्रिभुज है ADC है, बोला गया E और B, AD है, ADE हो गया, और AC कितना है, C कितना होगा तो B होगा। बोला जाता है इस प्रकार है कि एंगल, अगर मान लीजिए ये मिला देंगे तो एंगल ABE ये एंगल बराबर है ADC ये एंगल, अगर ये दोनों बराबर हुआ तो इस त्रिभुज में ये ऑटोमेटिक है, दोनों त्रिभुज में ये कॉमन है, ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है। कौन कौन सा त्रिभुज में, तो एक बड़ा त्रिभुज को देखो ये त्रिभुज को, और एक छोटा त्रिभुज को देखो छोटू त्रिभुज के ये, तो अगर इस त्रिभुज में ये और ये बराबर है और ये दोनों त्रिभुज में है ये कॉमन है, तो ये तीसरा
ऑटोमेटिक है, अपने बराबर हो जाएगा। दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गया, एक ये और एक बड़ा त्रिभुज। कौन कौन? तो त्रिभुज सर जी, त्रिभुज हो गया त्रिभुज ए डी सी सिमिलर हो गया त्रिभुज ए बी ई का। जब दो त्रिभुज सिमिलर हो जाए तो करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात बराबर होता है। ए ई दिया गया है, ए से ई दिया गया है 6, ए से ई, बी से सी दिया गया है, बी से सी 2 दिया गया है, बी से ई, बी से ई दिया गया है 3 और सी से डी, सी से डी दिया गया है 5, सी से डी दिया गया है 5। ए बी प्लस में डी ई, ए बी प्लस में डी ई, मतलब ये और ये मान निकालना है। संगत भुजा के अनुपात निकालिए। मेरे प्यारे मित्र, दो भुजा के साइड में क्या है? छोटा त्रिभुज में ए बी है और ए बी है, तो बताओगे अगर दो त्रिभुज की दो एंगल के सामने में ए बी है तो ये यहां से नहीं निकलेगा। पहले आप देखिए, पहले आप ऐसे निकालिए। एक के सामने में क्या है? 6 है। इधर एक के सामने में बड़ा त्रिभुज में क्या है? तो ए सी है। बराबर में दोनों रंगा हुआ एंगल के सामने में छोटा ट्रायंगल में 3 है, बड़ा ट्रायंगल में 5 है। इससे इसको काटेंगे तो ये 2 होगा। 5 दूनी 10, ए सी की मान 5 दूनी 10 आ गया। पूरा 10 हो गया तो ये 2 हो गया तो ये 8, ए बी की मान 8 हो जाएगा। अब ये अगर 8 आ गया तो ये निकल जाएगा। अब बोलोगे आप मुझे कि दो एंगल के सामने क्या है? तो 8 है। बड़े ट्रायंगल में दो एंगल के सामने क्या है? ए डी है, ए डी है। और रंगा के सामने में कितना है? 3। बड़े ट्रायंगल में रंगा हुआ एंगल के सामने कितना है? 5। ये ए डी हो जाएगा 8 पंचे 40, 40/3। तो 40/3 अगर ये हो गया तो ये कितना होगा? सर जी पूरा अगर 40/3 है उसमें 6 घटा देंगे, 6 तिया 18, तो डी ई आ जाएगा। 18 घटा देंगे 2 होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा। 3 में से 6 तिया 18 घटाए तो ये हो गया 22/3 हो गया। 22 डी ई 22/3 हो गया। तो बोला गया ए बी प्लस में डी ई। तो ए बी कितना है? तो 8 है और डी ई कितना है? तो 22/3 है। 8 तिया 24, कितना हो जाएगा? 46/3। आंसर क्या होगा? ए। आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है बच्चे।